देखो, नंबर्स को ब्रॉडली कैटेगरी में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स, दूसरा बोल सकते हैं हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में जितने नंबर्स अभी तक पढ़ा आपने छोटे क्लासेस में, जैसे आप इसको रेशनल नंबर में डिवाइड कर सकते हो। रेशनल नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में आप राइट करो, और जहाँ पे q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि रेशनल नंबर में एक चीज और होनी चाहिए कि p q को प्राइम्स होना चाहिए। p एंड q आर को प्राइम्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? को प्राइम्स होने का मतलब, को प्राइम का मतलब ऐसे दो पेयर्स ऑफ नंबर्स जो कोई जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो, लेकिन उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। को प्राइम्स का मतलब, जैसे मैं 4/6 लिखूं तो मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें दो कॉमन आ रहा है, तो इसको कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर मान लो ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट रेशनल नंबर है, क्योंकि कंडीशन रेशनल नंबर का क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकें, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड p एंड q को प्राइम्स होना चाहिए, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब रेशनल नंबर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जीरो भी एक रेशनल नंबर है। जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसके बाद नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो वन, नेचुरल नंबर ध्यान रहे कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। अब तो वन टू ये सब जो नंबर होते हैं ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है, लार्जेस्ट कौन सा है हमें नहीं पता है कौन सा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? अगर कोई पूछे तो नॉट डिफाइन। कितने नेचुरल नंबर है टोटल, तो वो भी डिफाइन नहीं है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसके नीचे, सबके नीचे वन राइट कर सकते हैं हम। उसके बाद जो होगा, जैसे होल नंबर की बात हो जाती है, तो होल नंबर में क्या आ जाता है? जीरो इंक्लूड कर देते हैं। इसको हम मान लो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि w जो है ना बड़ा सेट है नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब होता है सबसेट। सब, ये सबसेट है, दैट मीन्स ये छोटा सेट है। इसका सबसेट है, दैट मीन्स ये बड़ा सेट है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर बड़ा सेट हो गया। ये भी, ये सब चीजें भी राइट कर लो, कहीं बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए कि नेचुरल नंबर किस होल नंबर का सबसेट है, कि होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। रेशनल नंबर में ध्यान रहे कि रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो रेशनल नंबर का ही सारे पार्ट्स मान सकते हो इसको। इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जैसे ऐसे लिख सकते हो -3 -4, लेकिन इसमें डेसिमल नंबर नहीं है, ध्यान रहे डेसिमल नंबर नहीं है। -3 -2 -1 0 1 2, ये सब सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स है, इन दोनों से ही बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर से भी बड़ा है और होल नंबर से भी बड़ा सेट है। कौन सा? इंटीजर्स। अब एक नंबर आता है रियल नंबर में ही,
इर्रेशनल नंबर, इसको हमें समझने हैं। इन इमेजिनरी नंबर हम बाद में देखेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इसका मेन डिफिनीशन इर्रेशनल का है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि 1.23, 1 पॉइंट क्या बोलूँ 23, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, क्योंकि डेसिमल क्या हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल क्या हो गया, एंड हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूँ 2.3 पे बार, इसका मतलब होता है 1.232323, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक देख रहे हो कि रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो ये नंबर्स जो होते हैं ये भी क्या होंगे आपके, ये दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। क्या हो गए, रेशनल नंबर। मतलब आपके डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो रिपीटिंग हो तो रेशनल हो जाएगा, अगर टर्मिनेट ही कर जाए डेसिमल तो भी क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर ही होगा वो। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो बार वाले नंबर्स को रेशनल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे लिखें, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। कंपटीशन में तो शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए। ध्यान से देखो, मैं एक तरीका बता दूं, जैसे 2 इस पे बार है ना, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये डेसिमल नंबर है ना, इसको अलग कर दो, ठीक है। उसके बाद तरीका ये होता है कि ये नंबर एज इट इज राइट कर लो, और जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 99 कर दो। मतलब जितने भी बार है ये उतने में 99 आना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 2 इतना भी लिख सकते हो, या तो इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर में अगर चेंज कर चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 99 में 23 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 9 और 3 12, और 9 2 11 122/99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। जैसे ऐसे हो 2.35 पे बार, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 99 हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 2 अलग कर देंगे और 35/99 कर देंगे, फिर ये आ जाएगा हमारा। अब कुछ ऐसे नंबर से 0.235, अब 35 पे बार है, तो इसका अलग ट्रिक है। इसको क्या करो, 235 ऐसे ही राइट कर दो, फिर जो रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस कर दो, फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 99 लगा दो, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उतने 0 लगा दो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करा हमने, सारे नंबर्स को एक साथ लिख दिया, माइनस क्या होगा, जिस पे बार नहीं है, डिवाइड बाय जितना रिपीट हो रहा है उतना 99, और उतना 99, और जो रिपीट नहीं हो रहा उतना 0। तो इसका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 233/9990। कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर देना, नहीं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे चेंज होते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर मैं और करा रहा हूँ।
फिर इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, ध्यान से देखो। इर्रेशनल नंबर मतलब हो गया जिसका एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल का भी एंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका डिजिट्स जो है नॉन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए 0 3 0 0 4 5 0 0 हाँ 1 ऐसे, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। ये क्या हो गया, इर्रेशनल, आई इर्रेशनल नंबर। दूसरी बात ये है कि जो रूट के नंबर्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो भी क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, क्योंकि इसको भी डेसिमल एक्सपांशन जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा जितने भी नंबर्स। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो वो तो रेशनल हो गया ना। ये सब सारे पाई पाई जो वैल्यू है ये भी इरेशनल माना जाता है, पाई की वैल्यू इरेशनल माना जाता है, लेकिन 22/7 क्या है, ये रेशनल है। हाँ, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, पाई को इरेशनल मानेंगे, लेकिन 22/7 या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 भी क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि डेसिमल एंड हो गया ना, उसके बाद तो चलते रहेगा। मैं इसकी वैल्यू बोलूँ, मैं 3.14 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना जैसे इसकी, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू तो चलते रहेगा, तो पाई इरेशनल है, अगर 3.14 बोल दे तो रेशनल है, और ये विच क्या है, हम आपका ये भी रेशनल है, लेकिन रूट के नंबर्स है, ये नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल। अब जैसे मान लो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ 2 × 23 × 25, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको पहले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जब 15, दैट मीन्स जो भी होगा पहला डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, अगर मान लो कोई भी बड़ा सा नंबर हो। इसका पूछे कि यूनिट डिजिट कितना है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 5 2 जा 10 3 जा 30, लास्ट तो जीरो ही होगा ना, लास्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब बोले 7 की पावर 10, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका एक तरीका है, ध्यान से देखना। 7 की पावर 1 लिखो तो कितना आएगा, 1 7 आ जाएगा 1, 7 की पावर 2 49, क्या आ गया, 9 आ गया, 7 की पावर 3 343, और फिर 7 की पावर अगर 4 करें तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, मैंने बड़ा नंबर ले लिया, और 7 4 जा 28 30, और 7 3 जा 21, ये आएगा। इसके बाद जो होगा ना फिर 7 आ जाएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या हो जाएगा 7, तो हमेशा 4 पावर के बाद क्या होता है, डिजिट रिपीट हो जाता है, जैसे 3 की पावर 1 कितना होगा, 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, फिर इसके बाद रिपीट हो जाएगा, तो इतना आएगा 3 1 जा 3 है, 3 8 जा 24, रिपीट हो गया ना 3, तो हमेशा क्या होता है 4 के पावर के बाद रिपीट हो जाता है, तो इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करने हैं, आप कुछ नहीं, देखो इसको हम क्या करेंगे, 7 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, अब पावर 2 कर सकते हैं, है ना, तो ये पूरा इसके बाद जो भी डिजिट जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम डिजिट आ जाएगा, इसका क्या होगा 1 आ जाएगा, इसके बाद क्या हो गया, 7 की पावर 2 बचा, तो इसका क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। एक और ट्राई करना, मैं दे रहा हूँ, 3 की पावर 67 जो है इसका यूनिट डिजिट बताने हैं,
इसका यूनिट डिजिट बताना है। थ्री की पावर 67 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 15 4 जा 60 होता है, 16 6 4 जा 64। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 जो है उसके बाद जो भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा ना, तो 3 की पावर 3 दैट मीन 7 आ जाएगा, इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो नेचुरल नंबर, इवन नंबर हम देखते हैं, इवन नंबर क्या होता है, एक तो होता है हमारा जैसे नेचुरल नंबर हो गया, अगर कंसेक्यूटिव की बात करें तो एक एक्स होगा तो अगला क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। कौन सा नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव की बात करें, कंसेक्यूटिव, तो एक्स दो अगर बात करें तो एक्स एक्स प्लस वन होगा। इवन नंबर्स 2 4 6, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, सब याद होना चाहिए। जनरल फॉर्म जो इवन नंबर का होता है वो 2n होता है, किसी भी इवन नंबर्स को 2n के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका। तो ये 2 का गैप होता है इसमें, तो अगर एक कंसेक्यूटिव की बात करें तो पहला x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 2, 2 का गैप होता है। और जो ऑड नंबर होता है वो उसमें कितने का गैप होता है, 1 3 5, 2 2 का गैप है इसमें, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे, x और ये भी x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स आ जाएगा। अब इसके सम का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो, जैसे नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, n तक ऐड कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं, और मान लो n इवन नंबर्स को ऐड किया हमने, तो ये हो जाएगा सीधा n इंटू एन प्लस 1। अगर आप ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो, n ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज हो जाते हैं। जैसे आपको बोलेगा 50 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, तो वहां तो एपी लगाओगे, उससे अच्छा सीधा स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर। हाँ, ऐसे ही ना नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम भी होता है, प्लस एन स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। ऐसे ध्यान से देखो, क्यूब का भी सम होता है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज हो जाता है।
उसके बाद जैसे डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो 2 का तो पता है डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। ये तो इजी है। 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। अगर ऐसे बोले 4 x 5 1 4, और ये 3 से डिविजिबल है तो x क्या क्या हो सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया, 9 प्लस 5 14 प्लस एक्स। अब इसको 3 से डिविजिबल बनाने के लिए x को 1 भी ले सकते हैं, x को 4 भी ले सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी सारा रखना है। x क्या क्या होता है, होना चाहिए 1 भी होना चाहिए, 18 आ जाए तो क्या होना चाहिए, 4 भी हो सकता है x, और क्या हो सकता है 21 भी आ जाए तो 7, x 7 भी हो जाए तो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 24 के लिए क्या होना चाहिए, 10, तो 10 तो कोई डिजिट नहीं होता है, तो यही आपका वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या क्या आना चाहिए, 1 4 एंड 7, इसको नोट करो आप। फोर की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। 5 के क्या होते हैं, लास्ट में 0 हो और 5 हो, लास्ट डिजिट should be 0 हो और 5 हो, दोनों ही 5 से डिविजिबल हो जाए। 6 की क्या होती है, 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 7 की डिविजिबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं, देखना है। जैसे मान लो 200 एक नंबर है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ये 7 से डिवाइड लगेगा कि नहीं कर लगेगा, ये तो छोटा नंबर है डिवाइड कर सकते, बड़ा नंबर में थोड़ा दिक्कत आता है। क्या करो, इसको जो लास्ट डिजिट है ना इसको डबल कर दो, डबल करना है इसको, कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको हटा देना है। अब इस 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 20, 20 में ये 6 माइनस करना है, कितना आ गया। अगर ये नंबर जो है 7 या से मतलब 7 से डिविजिबल है, या तो 0 आ जाए या तो 7 का मल्टीपल आ जाए, तो 7 से डिवाइड लग जाएगा। 7 से डिवाइड करके देखना, लग जाएगा ना, 7 9 या 63 होता है। कोई छोटा भी नंबर अगर हम देखें, इसमें तो नेगेटिव 1 डिजिट तक तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे इससे 7 ऐड करेंगे तो 714 ऐड कर दो इसमें, तो कितना बचेगा 217। अब इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 14 आ गया। 14 को 21 से माइनस कर दो तो इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगा सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ तो नहीं। हाँ, इसको लिख लो। क्या करना है, डबल करना है फर्स्ट डिजिट को, फिर
उसको हटा के जो भी डिजिट बने उसमें से माइनस करें, या तो 0 आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए तो कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, जैसे 8 है ना, तो इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8। जैसे मैं बोलूं कि 1 4 6 8, तो आपको लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड कर सकते हो। ऐसे छोटे डिजिट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े डिजिट में ना ये हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे ये बोले 8 से डिविजिबल, ये तो ऑड इवन में तो आप पहले ही डिस्टिंग्विश कर दोगे ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करोगे, 824 को 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड लग जाएगा, तो 8 से डिवाइड लग जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। 11 तक हमें पढ़ने हैं, 3 की नहीं, शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट जैसे 24 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है, ये यूज भी होता है, क्वेश्चन भी आते हैं इसका। तो इसमें क्या होता है ना, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स निकालते हैं। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से कट जाएगा। क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जैसे आ जाए 1 0 2 3 4 5 6 8 9, ये हमें डिविजिबल 11 से चेक करने हैं। तो ये आपका ऑड कौन से हो गए, ये है ना, 1 + 2 3 + 7, 1 + 2 3 + 4 7 + 6 13, और ये 0 + 3 3 + 5 8 + 9 17, 4 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 11 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी हो गई। उसके बाद जो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम्स, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। पहला 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2, 1 है एंड 2 है इसका फैक्टर। तो ये एक्सेप्शन है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ओनली इवन प्राइम। और आपको क्या कर लेना चाहिए, टोटल 100 तक सारे नंबर लिख के याद रखना चाहिए कि कितना है, 25 के आसपास आता है। 2 से लेकर लास्ट 100 के पहले प्राइम नंबर कौन सा है, 97।
है ना। 98, 99 ये सब नहीं है। 91 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में आता है ना, 13 7 या 91। 87 प्राइम नंबर है, तो नहीं है। दोनों डिजिट का सम क्या आ जाएगा? 15, 3 से डिविजिबल लग जाएगा। ऐसे करके आप निकाल लो। कंपोजिट कंपोजिट नंबर जो है, more than 2 factors, at least 3 factors। ठीक है। अब एक देखो, 1 जो है ना, उस 1 के एक ही फैक्टर होता है, तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत क्वेश्चन आ जाता है और वो गलत हो जाता है। 1 को प्राइम में भी नहीं लेंगे, कंपोजिट में भी नहीं लेंगे। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। को प्राइम्स पता ही है कि दोनों का क्या होना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे 16 और 25 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका एचसीएफ जो होगा ना, क्या हो जाएगा? 1 होगा, इसलिए ये को प्राइम्स कहलाएगा। तो क्या प्राइम को प्राइम्स प्राइम नंबर नहीं हो सकते? तो हो सकते हैं। जिसका भी एचसीएफ 1 होगा वो क्या कहलाएगा? वो को प्राइम्स कहलाएगा। अब एक है परफेक्ट स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, देखते ही बताओ। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। खुद देखो, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर लिखो। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। अब खुद देखो, कौन ऐसा डिजिट है जो किसी के भी लास्ट में नहीं है? तो वो 2 भी नहीं आया, ध्यान से देखो। 2 किसी के भी लास्ट में नहीं है, तो जिसके लास्ट में 2, 3 भी नहीं है, और 7 और 8, या अगर 0 भी हो तो वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो। ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे मान लो कोई भी है, जैसे 144 और एक जीरो दे दिया है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ये नॉन परफेक्ट होगा हमेशा। देखते ही आपको बता देना है कि नॉन परफेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी जैसे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दे देगा, जैसे 15 और 16, पूछेगा कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसका डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा छोटे वाले का, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, छोटे वाले नंबर को क्या कर देना है? डबल कर देना, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं छोटे नंबर लेके देखो, जैसे 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कितना आएगा? 7 ना।
इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 7 आ रहा है नॉन पे, नहीं इन दोनों का डिफरेंस तो 7 है, लेकिन इसके बीच में नंबर फाइंड करने के लिए बड़ी ट्रिकी चीज है। बिटवीन नंबर्स फाइंड करना है अगर दो नंबर के, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक और माइनस करोगे, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये 6 आएगा जो इसका डबल है, 3 का क्या है, डबल है। तो बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि 15 एंड 90 के बीच में नंबर बताओ, तो दोनों को माइनस करके 1 और माइनस करेंगे तो बिटवीन नंबर मिलेगा। अगर फ्रॉम नंबर कभी आ जाता है, फ्रॉम, तो डिफरेंस में 1 ऐड करोगे और बिटवीन में डिफरेंस में 1 माइनस करेंगे। ये ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर्स के 3 पेयर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे 3 4 5 है, इसमें किसी भी दो छोटे का स्क्वायर करके बड़े के स्क्वायर अगर आ गया तो क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसका एक वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। जैसे आपको फाइंड करना है 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 15 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16। तो 16 से छोटा नंबर है ना, तो ये पुट कर दोगे, तो मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 15 हो जाएगा। मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो परफेक्ट स्क्वायर से छोटा है तो ये होगा, परफेक्ट स्क्वायर से बड़ा है तो ये होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगी, तो m की वैल्यू 4 हो गया, तो ये तो 15 हो गया, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 17 हो जाएगी, 4 स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलता कि आप फाइंड करो 37, तो m स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देते। अगर मैं बोलता कि कोई भी इवन नंबर का, जैसे मैं बोलता कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करो 24 का, तब 2m भी पुट कर सकते हो, क्योंकि 2m से कट जाएगा, 2m से हम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आपका, तो ये तो 24 है 2m, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 24, दूसरा 12 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 143, और दूसरा 12 स्क्वायर प्लस 1 143, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा। तो ये पेपर में आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड, इनके कौन सा है, तो ध्यान होना चाहिए। 9.2 हो गई, स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमें चेक करने के लिए कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं बोलूँ 251 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम सारे नंबर से डिवाइड करने लग जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो इसका एक मेथड है, इससे बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर सोचो, 256 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालो 16। तो आपको बस इन्हीं नंबर से चेक करने के परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इससे छोटे नंबर्स का। 1 तो सारे नंबर्स लग जाते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, सम देख लेंगे, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से, 6 से भी नहीं, 7 से एक मेथड भी बताया था मैंने, इसका डबल करो, इसको हटा के 25 में से माइनस करो, 23 आएगा, नहीं लगेगा 7 से। और फिर 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से ऑड इवन, 12 से भी नहीं लगेगा, 13 से, 13 1 जा 13, 2 कितना आया, नहीं लगेगा, 14 से लगेगा नहीं, 15 से लगेगा नहीं, 16 से लगेगा नहीं।
ये प्राइम नंबर है। मतलब आपको सारे नंबर से चेक नहीं करने हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर भी आ जाए, जैसे मान लो 1291 आ जाए, तो सारे नंबर से नहीं चेक करने। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 1296 होता है, जो कि 36 से होता है। तो इस इन्हीं से चेक करने हैं बस, तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 1296 हाँ बिल्कुल। ये पर प्राइम नंबर हम चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 प्रोग्रेशन होता है, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी में क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे 3 है ना, तो इस कोई कॉमन टर्म ऐड होता जाता है। तो जैसे 3 हो गया, फिर मान लो 4 ऐड हो रहा है, तो 7, फिर 11 ऐसे ऐड हो रहा है। तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो होता है, पहला ए हो गया, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। इसके बाद ना जो कॉमन टर्म ऐड हो रहा है उसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ऐसे nth टर्म होगा तो ए प्लस, देखो n माइनस 1 इंटू डी। डी एक कम हो रहा है, ये सेकेंड है, सेकेंड टर्म है तो डी 1 है, थर्ड है तो डी 2 है, दैट मीन्स 1 माइनस हो रहा है, फोर्थ है तो डी 3 है। अगर n होगा तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा इसमें फॉर्मूला बन गया, लास्ट टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये हमारा AP का nth टर्म हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसको TN भी बोल सकते हैं। कभी बोलता है कि लास्ट से फाइंड करो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जैसे इसी का मैं बता दूं कि जैसे कुछ टर्म्स गिवन है, 1 मिनट। वन 123 मान लो दे रखा है। अब बोले कि यहाँ पे 10th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करो, इसका 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर 10th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग पूछे तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना। अगर A10 पूछता है इधर से तो क्या हो जाता है, A हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो 10th टर्म फाइंड करने में स्टार्ट से, तो 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। तो ये तो इजी है। अगर पूछे 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, या तो AP को पूरा उल्टा कर दो और फिर ये फर्स्ट टर्म ले लो, कॉमन डिफरेंस भी उल्टा हो जाएगा, या तो उससे इजी तरीका ये फॉर्मूला यूज करो। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L हमारा लास्ट टर्म है, n हमारा जो भी टर्म फाइंड करना है 10th टर्म, और d वही रहेगा जो AP का है, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ से आंसर, इसका आंसर 3 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 3 39। टेंथ टर्म फ्रॉम मान लो लास्ट से फाइंड करा होगा तो 123 हो जाएगा, माइनस n वही है जो फाइंड करना है -1, और d चेंज नहीं होगा, d 4 ही लेना है। कितना आएगा 123 माइनस 36, ये आंसर आ जाएगा। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, AP को ही उलट दो, तो ये कितना हो जाएगा 123 पहला टर्म हो जाएगा, इधर से ऐड हो रहा है तो इधर से 4 4 माइनस होता जाएगा, अगला टर्म क्या होगा 119, ऐसे ही जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है 123, हमें इधर से फाइंड करना है 10th टर्म, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने AP को ही फ्लिप कर दिया है। और D कितना होगा, दिस माइनस दिस -4 हो जाएगा,
यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, n 10 हो जाएगा और फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो उससे अच्छा है क्या करो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, कुछ भी नहीं करना है पीयूपी आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेजेस भी उतने नहीं होते हैं। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ध्यान रखिए ये क्या है हमारा, एल है लास्ट टर्म, बीच में माइनस है, डी वही है जो एपी का है, चेंज नहीं करनी। तो ये हो गया। एपी में कुछ चीजें और होती हैं, जैसे अगर सम ऑफ थ्री नंबर्स गिवन है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, ए माइनस डी पहला एपी हो गया, और फिर अगला ए हो गया, अगला ए प्लस डी हो गया। इसे लेने से फायदा फायदा ये होगा, जब ऐड करोगे ना तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, पहले ही बार में आपका ए आ जाएगा। तो जब भी सम ऑफ थ्री टर्म्स गिवन है एपी में तो ये लेट करनी है, और जब फोर टर्म्स का गिवन है एपी में तो आपको ऐसे लेट करने, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ध्यान रहे फर्स्ट टर्म हमारे ए होगा, अगर हम यहाँ से कुछ भी फाइंड कर रहे हैं तो ए और डी फाइंड करने के बाद ए हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है, ए और डी इसमें पुट करोगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसमें। ऐसे फिफ्थ टर्म का तो ये लेना है, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। फाइव से ज्यादा नहीं आते हैं। एएम क्या होता है, एएम को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एएम का डिफिनीशन क्या होता है कि कोई भी नंबर्स जैसे ए और बी है, उसका एएम फाइंड करने का मतलब ये है कि आप क्या करो, ए और बी के बीच में पुट कर दो, ए और बी के बीच में एक्स पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर इन एपी में हो जाएगा, आर इन एपी में हो जाएगा। एएम का मतलब ये होगा कि एएम को बीच में पुट कर लोगे तो क्या किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। फिर एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दोगे, दिस माइनस दिस जो होगा वो क्या होगा, बी माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। एक्स को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू हमारा क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। अब अगर यहीं पे बोलेगा कि चार एएम बताओ दो नंबर्स के बीच में, जैसे फोर दे दे और मान लो 28 दे दो, बोलेगा फोर एएम कौन कौन से होंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, देखो फोर पुट करो, x1 x2 x3 और x4 और लास्ट में 28 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा फोर हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म हो गया। तो एक चीज ध्यान से देखो, जैसे मान लो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर मैं ए टेन लिखूं तो क्या होगा, ए प्लस नाइन डी ना, डी एक कम हो जाता है। तो ए सिक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 28, तो ए सिक्स को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस फाइव डी। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। फिर ये x2 में ये फाइंड करने के लिए इसमें d ऐड करेंगे, या डायरेक्ट a2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, a प्लस डी। ए पता है, d यहां से आ जाएगा, है ना। और फिर ये फाइंड करना है तो ये a3 है, यहां से कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, पूरे एपी में थर्ड टर्म है, a3 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। ऐसे ये फाइंड करना है तो ये कौन सा फिफ्थ टर्म है, ए प्लस फोर डी यहां से आ जाएगा। तो फोर ए पी, फोर ए एम पुट करने हैं, या चार नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो इसको एपी में बना दे, तो ऐसे ही करने हैं आपको।
देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। इसको और फॉर्मेट में लिख सकते हैं a प्लस एल, ए प्लस एल और ए प्लस ए एन, ये हमारा क्या हो जाता है, एन टर्म का सम। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। ये यूज होगा, ध्यान से देखो। एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना। अगर देगा कि कोई एपी है जिसके एस एन जो है हमारा 4n माइनस एन स्क्वेयर है, और पूछिए कि उसका 10th टर्म क्या होगा, A10 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सीधा S10 माइनस S9। S10 का मतलब इसमें 10 पुट किया तो 40 माइनस कितना आ जाएगा 100, माइनस 9 पुट किया तो 36 माइनस 100। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आंसर आ जाएगा। 36 माइनस क्या होगा 81। ठीक है, गड़बड़ कर दिया हमने। तो ये कितना आएगा 4 और माइनस 100 प्लस 81 कितना आएगा 19, माइनस 19। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 15, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काम आता है, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। कभी कभी ना ए एन गिवन होता है और आपको एपी फाइंड करना होता है। जैसे मान लो ए एन गिवन है 4n प्लस 3, अब बोलेगा कि इसका एस एन फाइंड करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा जो कि फर्स्ट टर्म होगा। n की जगह पर 1 पुट करेंगे 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। फिर a2 के लिए 2 पुट कर देंगे, 4 2 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11। तो फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, a2 माइनस a1 4 आ गया। फिर Sn फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला n/2 2a n-1 इंटू डी। तो n टर्म्स ही निकालने हैं, दैट मीन्स क्या करोगे, n के प्लेस पे तो n ही पुट करोगे। और a हमारा आ चुका है 7, 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी 4। तो n के टर्म में ही आंसर आएगा 14 प्लस 4n माइनस 4। तो 10 प्लस 4n डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2n। तो ये हमारा Sn आ गया। अगर बोले कि मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड करो तो भी एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर बोले फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड करो तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, ऐसे करके 40 टर्म्स। तो ये 40 n की वैल्यू हो जाएगी 40 मल्टीपल्स। ए हमारा 8 आ जाएगा, डी जो होगा वो भी 8 होगा, दिस माइनस दिस। फिर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। एक आता है जीपी, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें क्या होता है, कोई पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें पहला टर्म ए होता है, फिर ए आर हो जाता है, फिर ए आर स्क्वेयर हो जाता है, फिर ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट टर्म ए आर की पावर n-1 हो जाता है।
क्योंकि सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो n में n-1 होगा। तो इसमें an जो होगा वो ar की पावर n-1 हो जाएगा, an या tn। इसमें जो सम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसमें एक्चुअली में दो फॉर्मूला है, जब r 1 से बड़ा हो तो ये लगा दो, नहीं तो r 1 से छोटा हो तो ये लगा दो। इससे कैलकुलेशन इजी होती है इससे। ठीक है, नोट कर लो। जैसे 10th टर्म का सम फाइंड करना, इसमें r जो है ना उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। r जो है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। तो जो AP में कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस करके निकालते थे, कॉमन रेशियो जो होता है डिवाइड करके A2/A1, ये हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है। उसमें एक आता है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 - r, और यहाँ पे r हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। r लेस देन 1 होगा तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाएगा, A/1 - r। जैसे ये देखो, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक है। इसका सम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? तो 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, एलसीएम आएगा तो 2n का आंसर आ जाएगा। ऐसे इन्फिनिटी लगाएंगे, कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाई दिस 1/2 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे a एंड b है, इसका ज्योमेट्रिक मीन मान लो x है, तो a x b क्या हो जाएगा, gp में हो जाएगा, इन gp। जब gp में होगा तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेम, दिस डिवाइडेड बाई दिस जो होगा वो दिस डिवाइडेड दिस होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = ab, तो x = क्या आ जाएगा, √ab। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो √ab होगा। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो am जो होता है ना दो नंबर्स का, वो बड़ा होता है या इक्वल होता है gm के। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर नंबर सेम होगा, अगर मान लो नंबर सेम होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर 6 लोगे तो am कितना आ गया, 6/6/2। am का फॉर्मूला a + b/2, और √6 × 6 आ जाएगा, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6। लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो am हमेशा बड़ा होगा। जैसे चेक करो, जैसे आप चेक कर लो, यहाँ पे 9 और 4 ले लो, तो am कितना होगा, a + b/2 कितना आ जाएगा, 13/2 कितना आ जाएगा, 6.5। जबकि gm निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 4 दैट मीन्स 6 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है am क्या होगा, बड़ा होगा। तो am बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, सेम नंबर होगा तो इक्वल हो जाएगा, डिफरेंट होगा तो am बड़ा होगा। उसके बाद HM देखो क्या होता है, हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मान लो कुछ नंबर्स ऐसे हैं ना, A B C ये सब अगर HM में है तो HM का खुद का कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसको रेसिप्रोकल जब करोगे ना तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/A 1/B 1/C इन AP में आ जाएगा। जितने कैलकुलेशन होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सब AP में करके फिर हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब भी कोई आंसर आएगा, AB में करने के बाद कोई आंसर आया तो उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा।
जैसे एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं ना तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही होता है। जैसे बोले कि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 20 की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 30 की स्पीड से, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा एक बार देखते हैं हम। हार्मोनिक मीन क्या होगा, जैसे ए और बी जो है, ए और बी कोई नंबर्स हैं, तो इसका हार्मोनिक मीन मान लो है एक्स है, तो इसके बीच में प्लेस करोगे तो क्या होगा, ए एक्स और बी इन एच पी आ जाएगा, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, ए पी में आ जाएगा, इन ए पी। ए पी में जब करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, x को उधर ले जाओगे तो 2/x आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल के x डायरेक्ट फाइंड करोगे ना तो क्या आ जाएगा, बी ए एलसीएम आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। और यहाँ पे रेसिप्रोकल करके x फाइंड करोगे, एक बार रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। एक्स कितना आ जाएगा, 2ab बाई ए प्लस बी। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एवरेज स्पीड में यही फार्मूला लगाते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो 2 इंटू 20, इधर से 20 जा रहा है, इधर से 30 आ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड। तो हार्मोनिक मीन आपका इतना होता है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है 8 और 9 क्लास की, तो जो डायरेक्ट यूज होता है नंबर सिस्टम में। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसे हो ना -a माइनस बी होल स्क्वायर, तो भी ये यही होगा, है ना, कि दोनों का माइनस कॉमन निकल के स्क्वायर हो गया, तो सेम ही होगा। फिर a माइनस बी और का होल स्क्वायर, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होगा, जिसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग है ना, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा इसको, जैसे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो आप टाइम लगाओगे, मैं तुरंत मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले एक्स स्क्वायर हो गया, फिर दोनों को ऐड करके x हो गया प्लस 12 हो गया, कितना फास्ट हो गया। इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है। इधर का भी ट्रू है, ये लिखा हो तो ये हो जाएगा, ये लिखा हो तो ये हो जाएगा। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से और आइडेंटिटी डिराइव होती है, ध्यान से देखो, वो कंपटीशन में यूज होता है। फिफ्थ नंबर जो है, ध्यान से देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से इससे सोल्व हो जाते हैं। अगर दोनों को माइनस करोगे तो ये सारे आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब ट्रांसफॉर्म करके करोगे, टाइम लगेगा, आपका टाइम इसी में चल जाएगा। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 4ab के इक्वल आ जाता है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बड़ी फेमस आइडेंटिटी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये काम आता है, प्लस 2ab। ये सारी 8 क्लास की आइडेंटिटी है। माइनस में भी इक्वल हो गया, प्लस में भी इक्वल हो गया। एक मिनट, क्या माइनस में, ये वाला यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
तो दोनों के लिए एक ही रिजल्ट है। अब देखो ना यहाँ पे प्लस टू ए बी प्लस माइनस टू ए बी से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा ठीक। यहाँ भी ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल होगा। ये डायरेक्ट यूज आता है। जैसे ट्रिगो वाले में भी देखे होंगे ना, तो ये सब बड़ी काम की चीज़ है। जैसे देखो, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को सोल्व करना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो इसको करोगे ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी काफ़ी जगह यूज होता है और भी फैक्टराइजेशन में भी यूज हो सकता है। अब ये हो गया पूरे 8th क्लास की आइडेंटिटी। अब 9th क्लास की आइडेंटिटी क्या होती है? 9th क्लास की जो पहली आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। टू मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कॉमन निकाल के कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, इससे बहुत सारी आइडेंटिटी बनेगी। जैसे अगर तीनों में माइनस है, तीनों में माइनस है अगर, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, ए प्लस बी हो प्लस सी होल स्क्वायर। अगर किसी एक में माइनस है तो स्क्वायर का टर्म ऐसे ही रखना है, स्क्वायर का टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2c नेगेटिव है ना, तो जहां जहां c है वहां वहां नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, माइनस बी सी माइनस सी। अगर यहाँ a पे नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता, बाकी सेम रहता है। ठीक है। अगर दो जगह नेगेटिव आ जाता है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो अब इसका साइन चेंज करके इजी बना सकते हो। क्या हो जाएगा, ये ए साइन चेंज करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, जहां जहां बी है वहां नेगेटिव करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एक्सपैंड करके करना है तो माइनस टू ए बी माइनस 2bc प्लस 2c, ये हो जाएगा। इसके एप्लीकेशन बहुत सारा है। उसके बाद ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसकी भी यूज होती है और इसकी भी यूज होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्सपांड करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों यूज होते हैं। कभी कभी ये करने से काफी इजी हो जाता है। ऐसे ए माइनस बी होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक्सपैंड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए प्लस बी, इसकी तो मेन आइडेंटिटी ये हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab और ए प्लस बी। पिछले आइडेंटिटी से ट्रांसपोज करके निकला है। आपको एक साथ फिंगर टिप्स में याद है ना, तो ये लगा के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसका जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो x प्लस वाई ऐसे दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है और आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ये लगाओगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। अगर मान लो आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लगाना है, तो ये इसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट ये लगाओगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये कैंसिल हो जाएगा, a और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3x इंटू 1/x, यहाँ x प्लस 1/x। देख रहे हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका।
ये बहुत काम की आइडेंटिटी है, जितनी भी आइडेंटिटी मैं नोट करा रहा हूँ सारे काम का है। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, तो वो भी पुराने वाले कॉम्बिनेशन में रहेगी। हाँ ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक आइडेंटिटी होगा। दूसरा आइडेंटिटी होगा ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी काम का है। एक बड़ा सा आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से। इसकी दो आइडेंटिटी, एक तो ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो जाता है। एक इसकी और आइडेंटिटी याद रखो जो काम आता है कभी कभी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपका काम आता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आ जाता है 3ab से। इसी से निकला है, अगर मान लो ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, 3ab इधर आ जाएगा। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखना, जैसे ऐसे आ जाए बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, जैसे 732 का क्यूब, मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई करके आ जाए या क्यूब आ जाए, 768 का क्यूब डिवाइडेड बाय 732 का स्क्वायर प्लस 732 इंटू 68 इंटू 76 इसका स्क्वायर। अगर इसको आइडेंटिटी में चेंज करें तो नीचे वाला पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा 732 ए माइनस बी होता है ना इंटू ए स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है, एक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो नीचे वाला पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा ये आंसर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट। ऐसे जितनी भी आइडेंटिटी है सारे यूज होंगे आपके। जैसे ये का, जैसे a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1 दे रखा है, पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। अब देख सकते हो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो ए बी होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसको इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू यही चीज आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज 0 आ गया तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। तो पूरी आइडेंटिटी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कभी कभी क्वेश्चन में आता है, बड़ा सा नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाता है। एक चीज ध्यान से देखना, जैसे a की पावर n है और माइनस b की पावर n है, ये हमेशा देखना, जैसे 3 की पावर 4 कर दूं अब माइनस 2 की पावर 4 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 81 माइनस 16। कितना आएगा 81 माइनस 16, 565। तो इसके डिफरेंस और जब पावर इवन हो ना तो इसके डिफरेंस और सम दोनों से डिविजिबल हो गए। जब पावर इवन हो तो पावर इवन हो
तो इसके डिफरेंस मतलब 1 होगा, 1 से 2 डिविजिबल है ही है, और इसके सम से भी डिविजिबल है। जैसे देखो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये इवन है ना, तो इसका सम क्या है 16, 16 से भी डिविजिबल होगा, और इसका डिफरेंस क्या है 2 से भी डिविजिबल होगा। वैसे भी 16 से डिविजिबल है तो इससे भी होगा, लेकिन ये काम की चीज़ है। देखो 81 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा, 32 है, हो जाएगा ना। लेकिन जब पावर ऑड होगा तब देखना, जैसे मैं कह दूँ 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 125 माइनस 8, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 113, 113, 117, 117 इसका सम से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंस से डिविजिबल है। इसका डिफरेंस क्या है 3 से डिविजिबल है। देखो 9 आ रहा है ना सम, तो पावर जब ऑड हो तो उसका डिफरेंस से डिविजिबल है। अब पावर जब इवन है तो सम से भी डिविजिबल है और डिफरेंस से भी डिविजिबल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये दिया होगा ए एंड बी। ये a की पावर n b की पावर n गिवन होगा। अब जैसे इसका दे रखा है कि 7 की पावर 9, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसमें बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका 95 है तो आपको पता है कि 4 के डिजिट के बाद रिपीट होगा, तो क्या करेंगे इसको हम पावर 4 इंटू, इसको डिवाइड करो 95 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 23 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ के बाद तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे रिपीट हो जाएगा। तो 7 की पावर 3 मतलब कितना होगा 49, 7 9 जा 63, 3 आ गया। यहाँ से तो 3 आ गया, यहाँ से कितना आएगा काउंट करो, 3 की पावर 58 मतलब 4 इंटू 14, 4 जा 56 होता है, इंटू 3 की पावर 2, यहाँ से 9 आएगा। 3 से तो माइनस नहीं, यहाँ से कैरी करके माइनस करोगे, इसमें से ये ना नहीं माइनस करना। तो मान लो 13 में से माइनस होगा तो 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा 4। इसमें से ये नहीं माइनस कर देना, ध्यान रखना है। इसका 4 आंसर आएगा, क्योंकि इधर जो भी 3 होगा इसका पहला डिजिट 3 होगा, तो इधर कोई नंबर होगा उससे कैरी आके माइनस होगा, इसका 4 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जैसे 4 की पावर है 11 इंटू 7 की पावर है 5 इंटू 11 की पावर है 2। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 की पावर 22 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2, फिर ये पावर्स को ऐड कर लेंगे। 29 प्राइम फैक्टर्स होंगे इसमें। कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे 29 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। मतलब जो ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा उसके 29 फैक्टर। एक क्वेश्चन आता है
जैसे 2 की पावर है 31, 2 की पावर 31 है और डिवाइड बाई 5 है, तो रिमाइंडर निकालने हैं हमें, रिमाइंडर निकालने हैं, इसको ट्राई करो। इसका कोई बड़ा सा मेथड है, हमें बड़ा सा मेथड पेपर में करेंगे तो टाइम ही लग जाएगा। आप देखो ना इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है और ऑप्शन को मैच करके देखो, लास्ट में जीरो लाना है या 5 लाना है, तो इसके लास्ट में देखो 4 वाला ट्रिक लगा के लास्ट डिजिट क्या होगा, फिर आप ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें करके देखो। आप ऑप्शन है आपका, 1 मिनट, हम्म, 2 3 4 1, 2 3 4 1, मैग्नेटिज्म, ओ उसका बैक एक्सरसाइज कर चुके हो? ओ, हाँ पावर दिया आप देखा होगा यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, तो अभी हमने ट्रिक लगाया था 4 की पावर वाला, वो 7 7 4 जा 28 इंटू 2 की पावर 3, तो यहाँ से क्या आएगा 8, तो 8 में से क्या माइनस करोगे कि 5 आया 0 आ जाए, तो 3, तो ये आंसर मतलब ये 2 4 7 वाला तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो जाता है और ये जो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाता है वही हमारा यूनिट डिजिट आता है। तो नंबर सिस्टम में ना अब प्रैक्टिस करना रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो सेकेंड अगली क्लास में मैं क्या करूँगा ना, इसके जितने भी क्वेश्चन है, जैसे एपी जेपी तो आता है उसके क्वेश्चन तो आते हैं, इसको दोनों कंबाइन करके अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं अगर डिफिकल्ट पूछा जाए तो वो सब चीज़ें भी मैं कराऊंगा। ठीक है।